नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे महाजनपदों का उदय। बौद्ध और जैन ग्रंथों से पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तर भारत में सार्वभौम सत्ता का पूर्णतया अभाव था। संपूर्ण प्रदेश अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था और इन राज्यों में से अधिकांश राज्यों में राजतंत्रात्मक शासन पद्धति थी और परंतु कुछ में जो थी वो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय से पता चलता है कि महात्मा बुद्ध के उदय के कुछ समय पूर्व समस्त उत्तरी भारत 16 बड़े राज्यों में विभाजित था, जिन्हें 16 महाजनपद या षोडश महाजनपद भी कहा गया है। तो उनके नाम कुछ इस प्रकार से मिलते हैं: अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। तो ये 16 महाजनपद हैं जिनका हम विस्तार से अभी अध्ययन करेंगे और इनका उल्लेख मिलता है अंगुत्तर निकाय में। इनमें दो प्रकार के राज्य थे, राजतंत्र और गणतंत्र। इनमें राजतंत्र जो था, इनमें राज्य का अध्यक्ष राजा हुआ करता था और इस प्रकार के राज्य थे अंग, मगध, काशी, कौशल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। इनमें था राजतंत्र। और गणतंत्र ऐसे राज्यों का शासन था जहां राजा द्वारा शासन न होकर गण अथवा संघ द्वारा होता था। इस प्रकार के राज्य थे वज्जी और मल्ल। तो महाजनपदों का विस्तार से अध्ययन करेंगे हम। सबसे पहले अंग। ये पूर्व में सबसे प्रमुख महाजनपद था और ये राज्य आधुनिक भागलपुर और मुंगेर जिले में फैला हुआ था। इसकी राजधानी चंपा थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के प्रमुख व्यापारिक नगरों में से एक थी। ये एक शक्तिशाली राज्य था। इसके राज्य की सीमा मगध से सटी हुई थी और अंग और मगध में संप्रभुता के लिए हमेशा संघर्ष होता रहता था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में इस राज्य पर ब्रह्मदत्त नामक शासक का शासन था। मगध के शक्तिशाली शासक उस समय थे बिंबिसार। उसने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को युद्ध में पराजित करके उसे मार दिया और अंग को मगध में शामिल कर लिया। अजातशत्रु वहां पर बिंबिसार के प्रतिनिधि के रूप में बाद में शासन करने लगा। मगध ये दक्षिणी बिहार में स्थित था। वर्तमान पटना, गया और शाहबाद के क्षेत्र इस राज्य में शामिल थे उस समय। इसकी प्राचीन राजधानी गिरिव्रज, जिसे राजगृह या राजगीर भी कहते हैं। बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बनी। पाटलिपुत्र का इसमें इतिहास में नाम कुसुमपुर, पुष्पपुर, पाटलीग्राम या पटना ये नाम मिलते हैं। कालांतर में ये उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया और भौगोलिक और आर्थिक और राजनीतिक कारणों से इसका लगातार विकास होता गया। ईसा की 6ठी शताब्दी के पहले यहाँ पर बृहद्रथ वंश का शासन था। महात्मा बुद्ध के समय में यहाँ पर हर्यक वंश के बिंबिसार का शासन था। बिंबिसार और अजातशत्रु ने इसकी वृद्धि के लिए बहुत प्रयास किए। मगध के विस्तार के लिए बहुत अधिक प्रयास किए। बाद में शिशुनाग वंश और नंद वंश के अधीन भी इस राज्य की शक्ति और विस्तार हुआ। राजगृह बुद्ध की गतिविधियों का उस समय प्रमुख केंद्र था, जो कि इसकी मगध की राजधानी थी, प्राचीन राजधानी। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक मगध की अधिसत्ता आसपास के राज्यों पर भी स्थापित हो चुकी थी, 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक। और धीरे धीरे मगध उत्तरी भारत के राजनीतिक शक्ति के एक केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया। काशी इस महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी, जो कि इतिहासकार मानते हैं कि दो नदियों वरुणा और अस्सी के संगम पर बसी हुई थी। संभवतः इसी कारण यह नगरी वाराणसी के नाम से भी विख्यात हुई। काशी अपनी आध्यात्मिक तथा भौतिक उन्नति के लिए विख्यात था। काशी की धन संपदा और समृद्धि ही इसके पतन का भी कारण बनी थी। संप्रभुता के लिए इस राज्य का कौशल के राज्य के साथ बराबर संघर्ष होता रहता था। मगध के साथ भी इसे युद्ध करना पड़ा और अंत में अजातशत्रु ने काशी पर अधिकार करके उसे मगध में मिला लिया। कौशल यह राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में फैला हुआ था और इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। ये उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सही नदी तथा पश्चिम में पांचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ था। अयोध्या और साकेत इसके दो अन्य प्रसिद्ध नगर थे। रामायण कालीन कौशल राज्य की जो राजधानी थी वो अयोध्या थी और बुद्ध काल में कौशल राज्य के दो भाग हो गए थे।
उत्तरी भाग की राजधानी साकेत और दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती हो गई। ये महाजनपद आप बहुत अच्छे से पढ़ें, इसका अध्ययन अच्छे से करें, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स में इसमें से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। काशी और कौशल में भी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा थी। इस संघर्ष में काशी और कौशल में सम्मिलित काशी जो है वो कौशल में शामिल कर लिया गया और इससे कौशल की शक्ति में वृद्धि हुई। बुद्ध के समय यहाँ का राजा प्रसन्नचित्त था और बाद में कौशल को भी मगध साम्राज्यवाद का शिकार बनना पड़ा। अजातशत्रु ने कौशल को भी मगध में मिला लिया। वज्जी ये महाजनपद जो था वो गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक फैला हुआ था और ये प्राचीन भारत का प्रसिद्ध गणराज्य भी था। ये 8 राज्यों का एक संघ था जिसमें वज्जी के अतिरिक्त वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रक जो थे वो विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। इस गणराज्य की संघीय राजधानी जो थी वो वैशाली थी, जो कि सभ्यता और संस्कृति का प्रमुख केंद्र भी थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यह एक स्वतंत्र राज्य था, किंतु कालांतर में अजातशत्रु ने इस राज्य को भी अपने राज्य मगध में मिला लिया। मल्ल राज्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मल्ल महाजनपद स्थित था। ये यहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। ये गणराज्य 2 भागों में बटा हुआ था। एक की राजधानी कुशीनगर यानी कुशिया जिला देवरिया उत्तर प्रदेश में है और दूसरे भाग की राजधानी पावापुरी थी, जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पास है। कुशीनगर गौतम बुद्ध के निवास स्थल के रूप में विख्यात है। मल्ल लोग जो थे अपने साहसिकता और युद्धप्रियता के लिए विख्यात थे। कालांतर में मगध राज्य ने इस गणराज्य को भी अपने साम्राज्य में विलीन कर लिया। चेदी यमुना नदी के पास आधुनिक बुंदेलखंड में चेदी महाजनपद फैला हुआ था और इसकी राजधानी सोत्थिवती या शक्तिमती थी। जातक कथाओं और महाभारत में भी इस राज्य का उल्लेख मिलता है। यहाँ का सबसे विख्यात राजा था शिशुपाल, जिसकी चर्चा महाभारत में भी मिलती है। चेदियों का संबंध मत्स्य, कुरु और काशी के राज्य के साथ भी था। वत्स महाजनपद आधुनिक इलाहाबाद तथा बांदा के जिले जो थे वो प्राचीन काल में वत्स महाजनपद का ही निर्माण करते थे। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। ये काशी महाजनपद के दक्षिण पश्चिम व चेदी महाजनपद के उत्तर पूर्व में स्थित था। इस राज्य में राजतंत्रीय शासन प्रणाली थी। ये अत्यधिक समृद्ध और व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नगर था। इस राज्य का अवंती राज्य से हमेशा संघर्ष चलता रहता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदयन यहाँ का प्रसिद्ध शासक हुआ और उसकी मृत्यु के बाद भी वत्स को भी मगध में मिला लिया गया। कुरु महाजनपद ये आधुनिक दिल्ली मेरठ क्षेत्र में विस्तारित था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो कि एक प्रसिद्ध तीर्थ भी था। महाभारतकालीन पांडव वंश की युधिष्ठिर के वंशजों ने यहाँ पर शासन किया इंद्रप्रस्थ में। कालांतर में पांडव राजवंश का जब पतन हो गया और छोटे छोटे राज्यों का उदय हो गया, उन सब ने मिलकर कुरु गणराज्य की स्थापना की। पहले कुरु एक राजतंत्रात्मक राज्य था, किंतु कालांतर में आगे चल के यहाँ पर भी गणतंत्र की स्थापना हुई। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसका गौरव बिल्कुल खत्म हो चुका था। पांचाल ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी रोहेलखंड और मध्य दोआब में पांचालों का राज्य था। जातक कथाओं और दिव्यादान में इस राज्य को 2 भागों में विभक्त किया गया है, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। गंगा नदी दोनों राज्यों की विभाजक रेखा थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिचित्र, जो कि अभी बरेली उत्तर प्रदेश थी, और दक्षिण की काम्पिली यानी फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। पांचाल राज्य की सीमा हिमालय की तराई से दक्षिण में चंबल नदी, पूर्व में कौशल राज्य और पश्चिम में कुरु राज्य तक फैली हुई थी। महाभारत में इस राज्य का वर्णन मिलता है और द्रौपदी जो थी वो इसी राज्य की कन्या थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुरु तथा पांचाल का एक संघ राज्य था। मत्स्य राज्य की सीमा बहुत अधिक फैली हुई थी, विस्तृत थी। चंबल नदी से सरस्वती नदी के तट तक फैला हुआ था। आधुनिक राजस्थान के भरतपुर, जयपुर और अलवर जिले इसके अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी बैराट या विराटनगर थी। राजधानी का नाम वहाँ के शासक विराट के नाम पर पड़ा और बुद्ध काल में इस राज्य का कोई राजनीतिक महत्व नहीं था मत्स्य का। पहले ये राज्य चेदियों के अधीन था और कालांतर में इसमें आगे चलकर मगध ने इस पर अपना अधिकार कर लिया। शूरसेन आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में महाजनपद स्थित था और इसकी राजधानी मथुरा थी। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार यहाँ पर यदु यानी यादव वंश का शासन था। यदुवंश के कुनिंद नामक राजा ने बहुत यहाँ ख्याति पाई थी। भगवान श्री कृष्ण जो थे वो यादवों की एक शाखा
वृष्णि वंश से ही संबंधित थे। यहाँ पे राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। बुद्ध काल में यहाँ का राजा अवंती पुत्र था, जो कि बुद्ध का सर्वप्रमुख शिष्य भी था। उसी की सहायता से मथुरा में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। अश्मक या अस्तक भी कहते हैं इसे। ये महाजनपद दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। राजधानी इसकी पोतन या पोदन्य भी मिलता है इसका नाम। महाजनपदों में केवल अश्मक ही दक्षिण भारत में स्थित था। यहाँ इक्ष्वाकु की एक शाखा ने अपना राज्य स्थापित किया था। यहाँ पे भी राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी और महात्मा बुद्ध के पूर्व अश्मक का अवंती के साथ निरंतर संघर्ष चलता रहता था तथा बुद्ध काल में अवंती ने इसे जीतकर अपने अधीन कर लिया। अवंती पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में एक महाजनपद बसा हुआ था, जो कि अवंती था। ये विशाल महाजनपद था। ये राज्य भी दो भागों में बटा था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन या उज्जैनी थी। दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मति थी। उज्जैनी की पहचान मध्य प्रदेश के आधुनिक उज्जैन नगर से की जाती है और राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से उज्जैनी प्राचीन भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण नगर था। यहाँ पे लोहे की खानें थी तथा लोहार इस्पात के जो उत्कृष्ट अस्त्र शस्त्र निर्मित कर लेते थे। इसी कारण ये राज्य सैनिक दृष्टि से अत्यंत सफल हो गया। ये बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था और बुद्ध के काल में यहाँ का राजा चंड प्रद्योत था और जो कि शक्तिशाली शासक था। उसने मत्स्य, मगध तथा कौशल के शासकों के साथ भी युद्ध किए। बाद में अवंती पर वे मगध का प्रभुत्व कायम हो गया। गांधार, ये महाजनपद आधुनिक पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत जो कि पाकिस्तान में है स्थित था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। गांधार देश विद्या और कला का केंद्र होने के कारण फेमस था। रामायण से पता चलता है कि इस नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी और इस जनपद का दूसरा प्रमुख नगर जो था वो पुष्कलावती था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में यहाँ पर पुक्कुसाती अथवा पुष्कर सारे नामक राजा राज कर रहा था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में उसने मगध सम्राट बिंबिसार के दरबार में अपना राजदूत भी भेजा था। पुक्कुसाती ने अवंती पर आक्रमण कर वहाँ के राजा प्रद्योत को पराजित किया। प्रोफेसर हेमचंद राय कहते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में गांधार पर फारस यानी ईरान का अधिकार हो गया। कंबोज, ये महाजनपद गांधार का पड़ोसी था। इसमें जम्मू कश्मीर, सीमांत प्रदेश और अफगानिस्तान का भूभाग शामिल था। इसकी राजधानी राजपुर अथवा हाटक थी। महाभारत काल में यहाँ चंद्रवर्मन और सुदर्शन नामक राजाओं ने राज किया था। कालांतर में यहाँ पे भी राजतंत्र समाप्त हो गया और गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित हुई। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के महाजनपद का मैप है। इसमें अलग अलग जगह आप जब मैप का अध्ययन करेंगे तो आपको दिखेगा 16 महाजनपदों का स्थिति आपको पता चलेगी कहाँ कौन कौन से महाजनपद कहाँ कहाँ स्थित है। बुद्धकालीन भारत के गणराज्य भी थे, जैसे बहुत साहित्य में वर्णित हैं। कपिलवस्तु के शाक्य, रामग्राम के कोलिय, पावा के मल, कुशीनारा के मल, मिथिला के विदेह, पिपलीवन के मौर्य और सुसुमार पर्वत के मग, अलकप के बुली और केसपुत्र के कलाम और वैशाली के लिच्छवी, ये बुद्धकालीन भारत के गणराज्य हैं। अब हम पढ़ेंगे गणराज्यों की शासन प्रणाली के बारे में। गणराज्यों की शासन प्रणाली कैसी थी? गणराज्यों की कार्यपालिका का अध्यक्ष एक निर्वाचित पदाधिकारी होता था जिसे राजा कहा जाता था और सामान्य प्रशासन की देखभाल के साथ साथ गणराज्यों में आंतरिक शांति और सामंजस्य को बनाए रखना उसका प्रमुख कार्य था। अन्य पदाधिकारियों में उपराजा होता था, सेनापति, भंडागारिक जिसे कोषाध्यक्ष भी कहते हैं, ये प्रमुख थे। परंतु राज्य की वास्तविक शक्ति एक केंद्रीय समिति जिसको संस्थागार भी कहते हैं उसमें निहित थी। इस समिति के सदस्यों की संख्या बहुत बड़ी होती थी और समिति के सदस्य भी राजा ही कहे जाते थे। एक पंड जातक के अनुसार लिच्छवी गणराज्य की केंद्रीय समिति में 7,707 राजा थे तथा उपराजाओं, सेनापतियों और कोषाध्यक्षों की संख्या भी यही थी। इसी प्रकार एक जगह पे मिलता है शाक्यों के संस्थागार के सदस्यों की संख्या 500 बताई गई है और यह संभवतः राज्य के कुलीन परिवारों के प्रमुख थे जिन्हें राजा की पदवी का अधिकार था। प्रत्येक राजा के अधीन उपराजा, सेनापति, भंडागारिक आदि पदाधिकारी होते थे। इससे प्रतीत होता है कि राज्य अनेक छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयों में विभक्त था तथा प्रत्येक इकाई का
अध्यक्ष एक राजा होता था जो अपने अधीन पदाधिकारियों की सहायता से उस इकाई का शासन चलाता था और प्रत्येक इकाई के अध्यक्ष केंद्रीय समिति के सदस्य होते थे। गणराज्य से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण विषयों में जैसे संधि विग्रह, कूटनीतिक संबंध, राजस्व संग्रह आदि के ऊपर केंद्रीय समिति के सदस्य संस्थागार में पर्याप्त रूप से वाद विवाद के बाद बहुमत से निर्णय लेते थे। इससे स्पष्ट होता है कि गणराज्य का शासन जनतंत्रात्मक तरीके से चलाया जाता था। संस्थागार की कार्यवाही आधुनिक प्रजातंत्रात्मक संसद के ही समान थी। प्रत्येक सदस्य के बैठने की अलग अलग व्यवस्था की जाती थी और इस कार्य के लिए आसन पन्नापक नामक एक अधिकारी होता था और कोरम की पूर्ति, प्रस्ताव रखने, मतगणना आदि के लिए सुस्पष्ट और सुनिश्चित नियम भी होते थे। संस्थागार में रखा जाने वाला प्रस्ताव सामान्यतः 3 बार दोहराया जाता था तथा विरोध होने पर उसे स्वीकार भी कर लिया जाता था और विरोध होने पर बहुमत लिया जाता था। गुप्त मतदान प्रणाली भी प्रचलित थी। अनुपस्थित सदस्य के मत लेने के भी नियम बने हुए थे। मतदान अधिकारियों को शलाका ग्राहक कहा जाता था। प्रत्येक सदस्य को अनेक रंगों की शलाका दी जाती थी और विशेष प्रकार के मत के लिए विशेष रंग की एक शलाका होती थी जो कि शलाका ग्राहक के पास पहुंच जाती थी। मत के लिए छंद शब्द का प्रयोग भी मिलता है और विवादाग्रस्त जो विषय होते थे वो समितियों के पास भेजे जाते थे। संस्थागार के कार्यों के संचालन के लिए अनेक पदाधिकारी होते थे। गणराज्यों की कार्यपालिका का अध्यक्ष भी संभवतः संस्थागार का प्रधान ही होता था। सामान्यतः गणराज्यों की सरकार पर केंद्रीय समिति का पूर्ण नियंत्रण होता था और राज्य के उच्च पदाधिकारी तथा प्रादेशिक शासकों की नियुक्ति भी समिति द्वारा ही की जाती थी। गणराज्यों में एक मंत्रिपरिषद होती थी जिसमें 4 से लेकर 20 तक के सदस्य होते थे। ये केंद्रीय समिति द्वारा ही नियुक्त किए जाते थे। गणाध्यक्ष ही मंत्रिपरिषद का प्रधान होता था और केंद्रीय समितियां जो थी वो न्याय का कार्य भी करती थी। वज्जी संघ की न्याय व्यवस्था के विषय में बुद्धघोष की एक टीका है सुमंगल विलासनी। उससे पता चलता है कि वज्जी संघ में 8 न्यायालय थे और कोई भी व्यक्ति तभी दंडित किया जा सकता था जब वह एक एक करके 8 न्यायालयों द्वारा दोषी ठहराया गया हो। प्रत्येक न्यायालय अपराधी को मुक्त करने के लिए स्वतंत्र था और इन न्यायालयों के प्रधान अधिकारी इस प्रकार से थे: विनिच्य महामत और दूसरा था व्यवहारिक, जिसको व्यवहारिक भी कहते थे, सूत्रधार यानी सूत्रधार, चौथा था अष्टकुलक, जिसको अष्टकुलक भी कहा जाता था, भंडागारिक, सेनापति, उपराजा और ये राजा। इस तरीके से न्यायालय के 8 प्रधान अधिकारी थे। राजा का न्यायालय अंतिम होता था और दंड देने का जो अधिकार था वो केवल राजा को ही था। अन्य न्यायालय जो थे निर्दोष होने पर अपराधी को मुक्त तो कर सकते थे किंतु दोषी होने पर उसे दंडित नहीं कर सकते थे। वे उसे उच्चतम न्यायालय में भेज देते थे। गणराज्यों में ग्राम पंचायतें भी होती थी जो राजतंत्रात्मक राज्यों की ग्राम पंचायतों के समान ही अपना कार्य करती थी तथा कृषि, व्यापार, उद्योग आदि के विकास का भी ध्यान ये रखती थी। गणराज्य के पतन के कारण क्या थे? गणराज्यों के पतन के बहुत सारे कारण थे। एक तो गणराज्य में आपसी एकता का अभाव था, उनमें हमेशा आपसी ईर्ष्या-द्वेष रहता था और दूसरा रीजन था संस्थागारों के प्रतिनिधि सदस्यों में आपसी दलबंदी, उनमें क्या परस्पर सहयोग और विश्वास की कमी थी, वे आपस में खुद ही ईर्ष्या-द्वेष से पीड़ित थे। तीसरा रीजन था गुटबंदी। आपसी गुटबंदी के कारण क्या होता कि विभिन्न दलों के नेता गणराज्यों के हितों को भूल जाते थे और वे अपने दलों जो उनके खुद के दलों के जो हित साधने के चक्कर में राष्ट्रीय हित को भी नुकसान पहुंचा देते थे। इसके अलावा जो व्यक्तिगत लाभ के लिए देशद्रोह करना, यानी गणराज्य में कुछ नागरिक साधारण और व्यक्तिगत लाभ के लिए देशद्रोह तक कर देते थे। वे शत्रु से पैसा, धन संपत्ति लेकर उन्हें गणराज्य के गुप्त भेद भी देने से नहीं हिचकते थे। 5वां, शक्तिशाली शत्रु देशों द्वारा फूट डालने का प्रयास। मगध जैसे शक्तिशाली शत्रु देश थे जो कि उनमें आपसे फूट डालने का प्रयास कर रहे थे और उस चाल में वे सफल भी हुए। जैसे चाणक्य ने भी गणराज्य को जीतने के लिए फूट डालने की शिक्षा दी थी। ये बहुत साहित्य से पता चलता है कि मगध नरेश अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध से वैशाली के लिच्छवियों की सफलता के कारण पूछे थे, फिर उसने उनमें फूट डलवाकर उन्हें पराजित किया था। 6 है गणराज्यों में शीघ्र निर्णय लेने का अभाव। मगध जैसे
राजतंत्रात्मक शासन पद्धति के कारण अधिक शक्तिशाली बन गए थे और राजतंत्रात्मक पद्धति में क्या होता है, शीघ्रता से निर्णय लिया जा सकता था। परंतु गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली में क्या होता था कि प्रत्येक विषय पर पहले बहुत बहस होती थी और उसके बाद ही निर्णय लिया जाता था। इससे क्या होता था, शत्रु पक्ष को अपनी योजना में परिवर्तन या संशोधन करने का अवसर मिल जाता था। 7वां रीजन था, गणराज्यों में गोपनीयता का अभाव था। जो गोपनीयता थी वो गणराज्यों के लिए संभव नहीं थी और इसी वजह से क्या होता कि कोई भी गोपनीय निर्णय अधिक समय तक गोपनीय नहीं रह पाता था और शत्रु इससे लाभ उठा लेते थे। 8वां रीजन था, शक्तिशाली मगध राज्य की मजबूत गुप्तचर व्यवस्था। मगध ने वज्रसंघ और अन्य गणराज्यों में अपने गुप्तचरों का जाल बिछा रखा था और आक्रमण करने से पहले वे सभी महत्वपूर्ण सामरिक तथ्य एकत्र कर लिया करते थे। तो इन सभी कारणों से सामूहिक परिणाम के फलस्वरूप गणराज्य का पतन हुआ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।